गाइस, हम सत्ता की साझेदारी को स्टडी कर रहे हैं और सत्ता की साझेदारी में 2 सेशन हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने ये समझा है कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है और श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से आपने बखूबी ये समझने की कोशिश की है कि सत्ता की साझेदारी का सही तरीका क्या होता है। और अब तक हमने ये भी सीखा है कि सत्ता की साझेदारी को अगर सही तरीके से न किया जाए तो गृह युद्ध छिड़ने की आशंका रहती है। और सत्ता की साझेदारी के रूपों को हम स्टडी कर रहे थे। कल के सेशन में हमने सत्ता की साझेदारी का एक रूप स्टडी कर लिया था। सत्ता की साझेदारी के रूप का मतलब होता है कि सत्ता की साझेदारी किस किस तरीके से की जा सकती है विभिन्न सामाजिक समूहों में, या विभिन्न सामाजिक समूह किस तरीके से अपना प्रतिनिधित्व सरकार में दे सकते हैं, इस बात का ये भी मतलब है। तो कल हमने ये समझ लिया था कि सत्ता की साझेदारी का हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होता है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में हमने जाना, और हमने ये भी जाना कि नियंत्रण और संतुलन की यह व्यवस्था कितनी शानदार है। आज हम सत्ता की साझेदारी के दूसरे रूप के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लंबवत वितरण भी कहते हैं। ये सत्ता की साझेदारी का दूसरा फॉर्म है, लंबवत रूप है ये, वर्टिकल फॉर्म है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे देशों में ये फॉर्म पाया जाता है और हमारे देश में भी है ये, कि पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार होती है, जिसे केंद्र या संघ सरकार भी कहते हैं। केंद्र या संघ सरकार भी कहते हैं। ये पूरे देश के लिए होती है और इसके नीचे राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार होती है। प्रांतीय सरकार होती है। कई देशों में राज्य या प्रांतीय सरकार होती है और कई देशों में राज्य प्रांतीय सरकार नहीं होती। जिन देशों में राज्य प्रांतीय सरकार होती है, जैसे कि हमारे देश में, भारत में, वहाँ सत्ता का स्पष्ट रूप से संविधान में क्लासिफिकेशन होता है कि केंद्र सरकार किन किन कामों को करेंगी और राज्य सरकार किन किन कामों को करेंगे। ये स्पष्ट वितरण होता है सत्ता का। इस बात को आप अच्छे से समझिए कि जहाँ राज्य सरकार होती है वहाँ केंद्र और राज्य में संबंधों का जो वितरण है, संबंधों का क्लासिफिकेशन है, वो स्पष्ट तरीके से कर दिया जाता है ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। और केंद्र और राज्य या प्रांतीय सरकार के बाद क्षेत्रीय स्तर पर भी सरकारें होती हैं, जिसे क्षेत्रीय सरकार भी कहा जाता है। आपको याद होगा कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका एक अच्छा उदाहरण था, और इसमें क्षेत्रीय सरकारों में नगर पालिका के चुनाव होते हैं शहर में। आप लोगों को शायद पता हो, नगर पालिका और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं। तो जिला पंचायत, नगर पालिका और जिला पंचायत ये क्षेत्रीय सरकारों के उदाहरण हैं जो कि भारत में भी देखने को मिलते हैं। तो ये सरकार का वर्टिकल फॉर्म है। वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार का हॉरिजॉन्टल फॉर्म था। ये सरकार का वर्टिकल फॉर्म है, केंद्र या संघ सरकार, राज्य प्रांतीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये सत्ता की साझेदारी इस तरीके से भी हो सकती है। अब हम तीसरे तरीके को स्टडी करने जा रहे हैं। तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका होता है सरकार में कि विभिन्न सामाजिक समूहों और भाषाई या धार्मिक आधार पर लोगों को सत्ता में साझेदारी दी जाए। ये 3 आधार हो सकते हैं। इसमें सामाजिक समूहों, विभिन्न सामाजिक समूहों के आधार पर भी सत्ता में भागीदारी दी जा सकती है। सामाजिक समूहों को
भाषाई आधार पर भी और धार्मिक आधार पर भी ये तीसरा मॉडल है सत्ता की साझेदारी का, जिसमें आप लोग ये समझिए कि सत्ता की साझेदारी को सामाजिक समूहों, डिफरेंट टाइप के सामाजिक समूह होते हैं, उनके आधार पर भी सत्ता में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। भाषाई आधार पर भी तमाम भाषाएं होती हैं, भाषाओं के आधार पर भी सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, और धार्मिक आधार पर भी सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। जैसे लेबनान में, कल हमने आपको सेशन में समझाया था कि लेबनान में किस तरीके से राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कैथोलिक था और प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान था, समझ रहे हैं आप, और एक उप प्रधानमंत्री भी ईसाई था। और जो आप इस तरह से आप ये समझिए कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था लेबनान में, ये धार्मिक आधार पर क्लासिफिकेशन था सत्ता में बंटवारे का, जो कि आज तक कायम है। ये भी कल हमने आपको समझाया था। तो ये भी एक तरीका होता है। कई देशों में कमज़ोर तबकों के आधार पर और महिलाओं को भी सत्ता में भागीदारी दी जाती है। कमज़ोर तबके, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने आप को शासन से वंचित न समझें। महिलाओं को भी भागीदारी दी जाती है। ये सामाजिक समूहों के आधार पर भी सत्ता में भागीदारी दी जा सकती है, भाषाई आधार पर भी सत्ता में भागीदारी दी जा सकती है, धार्मिक आधार पर भी, और कमज़ोर तबकों के आधार पर भी, और महिला के आधार पर। आपने भारत में भी ये सुना है कि आरक्षित चुनाव प्रणाली क्या होती है, और इसको हमने क्लास 9th में भी डिस्कस किया था। तो ये जो आरक्षित चुनाव प्रणाली है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, ये भारत में भी लागू होती है। भारत इसीलिए दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और बेहतरीन लोकतंत्र माना जाता है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी माना जाता है। और कल हमने ये भी सीखा था कि लोकतंत्र की आत्मा होती है सत्ता की साझेदारी। ये दूसरा मॉडल है, सॉरी ये तीसरा मॉडल है, और इस तरीके से भी सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। अब हम बात करेंगे चौथे मॉडल की तरफ कि चौथे मॉडल में सत्ता की साझेदारी किस तरीके से की गई है। देखिए गाइस, चौथे मॉडल की हम बात करें तो सत्ता की साझेदारी दबाव समूह या आंदोलनों के आधार पर भी की जा सकती है। दबाव समूह या आंदोलन, विभिन्न तरीके के दबाव समूह होते हैं और विभिन्न तरीके के आंदोलन देश में किए जाते हैं, जो कि सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं। सरकार को वो बात अगर पसंद आती है तो वो मान लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये दबाव समूह या आंदोलन करके भी जनता, आम जनता सरकारी नीतियों में अपनी भागीदारी दर्ज करती है। इसी को सत्ता की साझेदारी के एक रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरा इसमें जो ऑप्शन ये है वो ये है कि पार्टियां बनाकर, पार्टियां बनाकर, कौन सी पार्टियां? राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टियां का मतलब आप लोग सभी समझते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टियों का फ़ायदा क्या है? राजनीतिक पार्टियों का ये फ़ायदा है कि जनता को पार्टियों के रूप में विकल्प चुनने का मौका मिल जाता है। जौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी उसी को जनता चयन करेगी।
सरकार में। तो पार्टियां राजनीतिक बनाकर भी जनता सत्ता में भागीदारी करती है और ये भी एक आधार है। अब अमूमन इसमें होता क्या है कि कभी कभी कई पार्टियां होती हैं, जैसे किसी देश में 4 या 5 पार्टियां हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तब ऐसी कंडीशन में सरकार कैसे बनेगी? ऐसी कंडीशन में सरकार गठबंधन की सरकार होती है। गठबंधन क्या होता है? गठबंधन जब होता है कि जब किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत न मिले तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां साथ में मिलकर सरकार चलाती हैं। गठबंधन की सरकार में तमाम मतभेद होते हैं, लेकिन ये मतभेद के साथ सरकार चलाना भी एक कला होती है। तो गठबंधन में 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में कंबाइन हो जाती हैं सरकार चलाने के लिए, तो ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका इसमें यह है कि उद्योगपति या मजदूर संघ ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए, उद्योगपति भी सरकार पर दबाव डाल सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए, और मजदूर संघ भी अपनी मांगें सरकार के सामने रख सकती है, जिससे कि सरकार नीतियों में फेरबदल करके उनकी मांगों को एडॉप्ट कर सकती है, जायज़ मांगों को, जिससे कि सरकार में ये भागीदारी कर सकते हैं। तो ये चौथा मॉडल है, दबाव समूह या आंदोलनों के माध्यम से भी पार्टियां बनाकर भी राजनीतिक, और गठबंधन क्या है आप ये समझ गए हैं, उद्योगपति और मजदूर संघ के माध्यम से भी नीतियों में, सरकारी नीतियों में भागीदारी की जा सकती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इसमें आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि सत्ता में भागीदारी, सरकार की सत्ता की साझेदारी किस तरीके से, 4 मॉडल हमने आप लोगों को बताए। पहले मॉडल में हमने आपको क्षैतिजीय वितरण बताया, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता की साझेदारी को समझाया, और लंबवत वितरण में हमने आपको बताया कि सरकार में 3 स्टेज व्यवस्था हो सकती है देश में। केंद्र, जिसे संघ सरकार भी कहते हैं, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या क्षेत्रीय सरकार, जिसमें नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं आती हैं। तीसरे स्टेज पर हमने आप लोगों को समझाया कि सामाजिक समूहों, भाषाई और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी सत्ता में लोग साझेदारी कर सकते हैं। इसमें कमजोर तबकों और महिलाओं की भी साझेदारी होती है, और आरक्षित चुनाव प्रणाली भी इसी का एक उदाहरण है। चौथे में हमने आपको बताया कि दबाव समूह या आंदोलन और पार्टियां बनाकर या उद्योगपति, मजदूर संघ अपनी मांगों में सरकार के साथ अपनी मांगें रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या कभी कभी सरकार ऐसा भी करती है कि समिति बनाती है जिसमें विभिन्न पक्षकार के लोगों को रखती है। जैसे सरकार ने एक समिति बनाई, उसमें आंदोलनकारियों को, कुछ उद्योगपतियों को और कुछ मजदूर संघों को और कुछ सरकार के खुद के प्रतिनिधि बनकर भी एक समिति पर निर्णय लेंगे, समिति बनाकर कुछ विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेंगे, जिससे कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो इस तरीके से भी लोग सरकार में भागीदारी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपने ये समझा कि सरकार में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, पावर शेयरिंग कैसे होती है। नेक्स्ट चैप्टर संघवाद के ऊपर है, हम इसके ऊपर अगले सेशन में चर्चा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क विद मी। थैंक यू।